तेन स्वधेनुशालायां कारयामास विस्तृतं रम्यं च भवनं सम्यक् तत्र सिंहासनं वरम। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज आपसे जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूं, ये राहु से संबंधित बड़ा ही एक बेहतरीन राजयोग है जिसका नाम है कीर्ति राजयोग। क्या नाम है? कीर्ति राजयोग। ये कैसे बनता है, इसका क्या प्रतिफल किसी भी जातक की कुंडली में मिलता है, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे, जहां आपकी कुंडली का अध्ययन होता है बिना किसी दक्षिणा के। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले कि अगर आपने कार्यक्रम पसंद का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लोगों तक कार्यक्रम को शेयर भी करिए। इससे पहले और भी चीज़ें, जो छोटी सी बात है, विभिन्न शहरों में मेरा जो आना हो रहा है, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद नहीं है, अमृतसर है, चंडीगढ़ है, अंबाला है, इन शहरों में अगर मिलना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। मूलतः आज का जो कार्यक्रम है वो 5 से 6 हिस्सों में विभाजित होगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे राहु के कुछ बेसिक नेचर के बारे में बात करूंगा। उसके बाद उससे बनने वाले कीर्ति राजयोग की बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब बात करते हैं राहु के कुछ बेसिक स्वभाव के बारे में। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि राहु का अपना कोई नेचर नहीं है। जब उनका अपना कोई नेचर नहीं है, इसका अर्थ है कि वो किसी दूसरे के स्वभाव से प्रभावित होता है और ये इस बात पर इनका फलादेश जाकर टिक जाता है कि ये बैठे कहाँ हैं और देखे किसके द्वारा जा रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, आदि आदि बातें। जिसमें अगर मूलतः बात करें तो अगर आपकी कुंडली में केंद्र में अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन भावों में राहु बैठे हैं तो ये शुभ फल देने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिकोण अर्थात पंचम और नवम भाव में अगर राहु बैठे हैं तो भी ये शुभ फल देने वाले होते हैं। पर इनके बैठ जाने से ही ये शुभ नहीं हो जाते, अपितु और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे कि वो किस ग्रह के द्वारा देखे जा रहे हैं, उनके ऊपर जो ग्रह देख रहा है वो स्वयं उस कुंडली का मारक ग्रह है या शुभ ग्रह है या पापी ग्रह है। ये भी बात बहुत मायने रखती है। दूसरा कि नक्षत्र जो राहु ने धारण किया है, उस नक्षत्र का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और वो आपकी कुंडली के कौन से ग्रह होते हैं। राहु सिर्फ किसी भी विषय या किसी वस्तु को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। अगर धर्म में बैठे तो धार्मिकता एक्सट्रीम है, अगर लाभ में बैठे तो महत्वाकांक्षा एक्सट्रीम है, अगर लग्न में बैठे तो व्यक्तित्व एक्सट्रीम है। इसका अर्थ है कि अगर लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को बहुआयामी बना देंगे, अगर तृतीय में बैठेंगे तो कभी शांत नहीं रहेगा, वो निरंतर मेहनत करने वाला होगा और लगातार एकदम चंचलता से युक्त होगा। धन में बैठेंगे तो धन को लेकर इसके दिमाग में बहुत सारा चीज चलता रहेगा, मतलब उस भाव से वो संपूर्ण निकालना चाहते हैं। ये है, तो ये राहु का एक बेसिक नेचर है। और कोई भी ग्रह, ये बात आप लोगों को समझना होगा कि कभी भी अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो चाहे राहु कितने ही आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव में हो, शुभ भाव में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह के नक्षत्र में बैठे हों, फिर भी वो आपको भ्रम में ले जाएंगे, थोड़ा बहुत दकियानुस बनाएंगे, थोड़ा बहुत एग्रेशन देंगे और थोड़ा बहुत चीज़ों को भ्रम में लेके जाते हैं। ये बहुत सामान्य सा सिद्धांत है जो राहु को लेकर
हमें आवश्यक रूप से जानना चाहिए। तो ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा था जिसमें मैंने आपसे इस विषय पे बात की। दूसरा हिस्सा की मैंने बात कही, अगर राहु आपकी कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में बैठे हैं या पंचम या नवम भाव में बैठे हैं, जो जिसे कि त्रिकोण भाव कहा जाता है, ऐसे राहु शुभ राहु कहे जाते हैं। इन भावों में बैठा राहु जातक की कर्मठता, दूरदर्शिता, पद पे अधिकार से युक्त बात करने वाला या पदासीन रहने वाला बनाते हैं। उसका फोकस बहुत ही ऊंचे लेवल पे रहता है, वो गंभीर बात करता है, वो धार्मिक होता है, तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, संतति वाला होता है और क्रिएटिव होता है। बुद्धिमान है पर क्रिएटिव नहीं है। मेहनत करने की कला उसे अगर पता नहीं है कि कहाँ कितना फोकस के साथ मेहनत करना है, तो मेहनती होके भी आप क्या करेंगे? आप मेहनत को कितना स्मार्ट बना सकते हैं, ये राहु ही कराते हैं, है ना। तो इसमें आपने क्या समझा कि राहु यहां अगर बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो ये बहुत, अब मूलतः कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी ये सिद्धांत लग्न चक्र में देखना है या नवांश चक्र में देखना है, तो आप इसे दोनों ही वर्ग चार्ट में देखिए, बल्कि त्रिकोण तीसरा वर्ग चार्ट दशमांशा चक्र में भी देख लीजिए, तो ज़्यादा और भी ज़्यादा आप राहु के बारे में क्लियर होकर के समझ पाएंगे। राहु अगर आपकी कुंडली में, ये तीसरा हिस्सा है इस वीडियो का, अगर राहु आपकी कुंडली में वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, कुंभ और मकर, इन राशियों में बैठे हैं और अगर त्रिकोण में बैठे हैं, मतलब पंचम या नवम भाव में, या तो केंद्र में बैठे हैं, मैंने कौन कौन सी राशि कही, इसमें अगर बैठे हैं, तो ये राहु कीर्ति राजयोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राहु के कारण बनने वाला एक बड़ा ही बहुमूल्य, बहुत श्रेष्ठ राजयोग, कीर्ति राजयोग। दूसरा, अगर इन राशियों के अतिरिक्त राहु कर्क में बैठे हैं, वृश्चिक में बैठे हैं, धनु में बैठे हैं और मीन में बैठे हैं, और इन्हीं भावों में बैठे हैं, मतलब केंद्र अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम या पंचम या नवम, तो ऐसे राहु भी आपकी कुंडली में कीर्ति राजयोग बनाते हैं। ये दो बातें हो गई। उसके बाद और भी बातें हैं, जैसे कितना 5 मिनट 17 सेकंड का वीडियो बना है। तीसरा, अगर राहु आपकी कुंडली के जिस भी भाव में बैठे हैं, अब कोई जरूरी नहीं है कि ये आपकी कुंडली में इन्हीं भावों में बैठे हों, मतलब त्रिकोण या केंद्र में बैठे हों, पर इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए, तो क्या होगा? एक बेसिक नेचर होगा कि राहु आपको दिमाग लगाने वाला ज्यादा बनाएंगे, मतलब व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, पहली बात। दूसरा कि अगर अष्टम भाव में बैठे हैं, चलो ठीक है मेरी कुंडली में अष्टम भाव में राहु बैठ गए, फिर क्या होगा? ये गड़बड़ हो गया? नहीं, यहां पे आपको ये देखना चाहिए कि क्या उस राहु पे किसी भी तरीके से कम 2 शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, यानी कि गुरु देखते हों या शुक्र देखते हों या चंद्रमा देखते हों या बुध देखते हों, तो ऐसे भाव में बैठे राहु भी, अब मेरा ध्यान सिर्फ अष्टम पे ही नहीं है, आप इसे 12वें पे भी घटित कर लीजिए, आप इसे छठे पे भी घटित कर लीजिए और द्वितीय भाव पर भी घटित कर लीजिए। अगर इन भावों में भी राहु बैठे हों और इन पर कम से कम 2 शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है, तो ये राहु भी आपकी कुंडली में कीर्ति योग बनाएंगे, है ना। यहां व्यक्ति को कीर्तिमान स्थापित करते हुए देखा जाता है। अगर 12वें भाव में है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, उसका व्यय बहुत अच्छा है, उसकी जिम्मेदारियां वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। अगर अष्टम भाव में बैठे हैं और 2 शुभ ग्रहों से प्रभावित हैं, देखे जा रहे हैं, तो उसका रिसर्च बहुत अच्छा होता है, उसकी जो बातें होती हैं वो बहुत ही गंभीर और बेहतरीन होती हैं। अगर छठवें भाव में बैठे हैं तो उसकी नौकरी से उसे कोई निकाल नहीं सकता और वो जहां भी होता है बहुत ही मजबूती से स्थापित करता है खुद को, मतलब शत्रु भी यहाँ पे बिल्कुल ध्वस्त हो जाते हैं। परिस्थितियां आप उसे भी कह सकते हैं। द्वितीय भाव में बैठे हैं तो धन को लेकर के व्यक्ति का दिमाग बहुत चलने वाला होता है, और अगर 2 शुभ ग्रहों से दृष्ट है तब तो आप धन कमाते भी हैं और धन छोड़कर जाते भी हैं। अब इसके बाद क्या है, ये इस कार्यक्रम का चौथा हिस्सा होगा जो राहु को लेकर के, जिसे आपको जानना चाहिए। अगर राहु, चलो ठीक है कि किसी भी भाव में बैठ गए, मैंने तो एक भाव विशेष बता दिया कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम या पंचम या नवम या द्वितीय, अष्टम, छठा, 12वां, बाकी अगर किसी भी भाव में बैठ रहे हों और अगर वो जन्म कुंडली के
अगर वो जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह से संबंध बनाते हो। अब इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि बोर्ड नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दिक्कत हो समझने में। योग कारक का अर्थ होगा जैसे मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव या बुधदेव, तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव, मेष लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु, वृष लग्न की कुंडली के लिए साक्षात बुधदेव और शनिदेव, ये इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। तो अगर राहु का संबंध योग कारक ग्रह से होता हो, योग कारक का अर्थ होता है जोड़ना, जीवन के कारक क्षेत्रों में योग कराने वाला, घटाने वाला नहीं, है ना, क्या करने वाला, योग करने वाला। तो जब योग करने वाला ग्रह राहु से संयोग करता है तो ऐसे राहु बहुत ही बलिष्ठ हो जाते हैं और ये उत्तम पक्ष का निर्धारण जातक की कुंडली में, चाहे वो राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, आपका करियर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बिल्डअप करता है। अब जरा बात युति की कर रहे हैं। अब ये तो मैंने दृष्टि की बात की। अब अगर राहु आपकी कुंडली में किसी ग्रह के साथ बैठे हैं और चलो वो अगर आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है और अगर योग कारक ग्रह के साथ युति में है और अगर वो या तो केंद्र में है या तो त्रिकोण में है, मतलब वही लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम या पंचम या नवम। जैसे राहु के साथ मान लीजिए अगर वृश्चिक लग्न की किसी की कुंडली है, तो वृश्चिक लग्न की अगर कुंडली है तो चंद्रमा के साथ भी अगर राहु नवम, दशम, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, पंचम में बैठ रहे हैं तो ये राहु आपकी कुंडली में कीर्ति राजयोग बना रहे हैं। दूसरा, अगर यही राहु मान लीजिए सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो भी ये कीर्ति राजयोग बनेगा। जबकि अपन क्या जानते हैं कि नहीं, राहु के साथ चंद्रमा बैठ गए तो ये ग्रहण योग हो गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को लगता है, या तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगेगा या तो पूर्णिमा को लगेगा। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण लगता है। ये अलग बात है कि वो ब्रह्मांड के किसी कोने में लगता है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी कुंडली में राहु और चंद्रमा जब कभी भी साथ बैठे हों तो वो ग्रहण ही लग जाए। क्लियर है? तो ये बात इतनी समझनी होगी। अगर आपने राहु को इतना समझ लिया तो आप राहु के वास्तविक एनर्जी से जैसे ही संबंध बना लेंगे, जान जाएंगे, तो आप ये भ्रम आपके दिमाग से निकल जाएगा कि मेरी कुंडली में राहु की दशा चल रही है जो खराब है। हमेशा राहु की दशा खराब नहीं होती है। मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है, बहुत लोगों के जीवन में मैंने भी देखा, जो कुंडलियां देखते समय मुझे पता चली कि उनको सबसे बेहतरीन राइज जो मिला है वो राहु की दशा में मिला है। स्वयं मैं इसका साक्षात जीता जागता उदाहरण हूं। मेरे जीवन के सबसे अच्छे जो मौके रहे वो राहु ने ही मुझे दिए हैं, है ना। मैंने कहा धन भाव में बैठे हूं तो धन भाव के राहु बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, बस इतना शर्त है कि वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हों, तो ऐसे राहु आपकी कुंडली में समझने वाले हो जाते हैं। अन्यथा अब ये राहु कब कमजोर हो जाएंगे, मान लीजिए छठवें भाव में बैठे हैं, उन पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, ऊपर से अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठे हैं जो आपकी कुंडली का पापी ग्रह होता हो, अच्छे भाव का स्वामी न हो, जैसे मान लीजिए छठवें भाव में बैठे हैं, एकादशवें भाव के स्वामी के साथ बैठ गए, 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठ गए, अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठ गए, तृतीय भाव के स्वामी के साथ बैठ गए, इसका मतलब है कि वो अच्छे भाव के स्वामी के साथ नहीं बैठे हैं। और ऐसे राहु कष्ट देने वाले हो जाते हैं। आपके जीवन में परेशानियां निरंतर एक के बाद एक आती रहेंगी। क्लियर है? समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि बोर्ड की आवश्यकता है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। सती मैया ने भगवान राम का परीक्षण तो कर लिया। भगवान राम कहते हैं कि साक्षात भोलेनाथ मेरे लिए बहुत पूजनीय है, मैं तो सदैव उनका ध्यान करता हूं, मैं तो स्वयं उनसे आशीर्वाद और आशीष की कामना इच्छा रखता हूं, मैं स्वयं उनके ध्यान में हमेशा लीन रहता हूं। तो फिर सती मैया ने राम जी से पूछा कि मुझे ये बताइए कि आप उनके लिए उनसे पूछती हूं तो वो कहते हैं कि मेरे लिए आराध्य आप हैं, मतलब आपका नाम लेते हैं, और जब आपसे मैं पूछ रही हूं तो आप उनका नाम ले रहे हैं। तो अब मुझे आप ही बताइए कि आप उनके लिए आराध्य कैसे हो गए। अब यहां से एक नई बात पता चलेगी आप लोगों को, जिसको जानना चाहिए और कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।